उर्दू नावल मैं एक जुगनू की तीसरी किस्त। वो वापस हॉस्टल आ चुकी थी। रिसर्च के लिए काफ़ी काम रहता था। काम के ख़त्म होने के बाद इसने फिर घर जाना था और अली के लिए इस बार अपनी तरफ से बहुत कुछ लेना चाहती थी। वो बेचारा आजकल दुखी आत्मा बना रहता था। शॉपिंग मॉल में मर्दाना कपड़ों की दुकान में घूमती वो अली के लिए शॉपिंग किए जा रही थी। एक जानिब से वो शर्ट्स चेक कर रही थी। जब निगाह उठाई तो दूसरी जानिब से मीर हाशिर इसके सामने खड़ा था। वो भी शर्ट्स चेक कर रहा था। मरियम मुंह बनाती फिर से अपने काम में लग गई। हाशिर तो पहले ही इसे देख चुका था। वो 3 शर्ट्स को सिलेक्ट करते मुड़ी तो हाशिर ने इसे आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी मरियम आलम। मरियम ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। जी। इसने अबरू उठाया। 1 मिनट रुकें। वो ये कहता साइड से मुड़कर इस तक आया था और इसके करीब आकर कोट की जेब से अपना वॉलेट निकाला और 5-5 हज़ार के कुछ नोट गिनकर इसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपका कर्ज। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मदद की। मरियम ने संजीदगी से इन नोटों को देखा। ये आपकी रकम से ज़्यादा है, शुक्रिया के तौर पर। मीर हाशिर ने संजीदगी से नोट इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, मोहतरम इंसान, मैं मरियम आलम हूँ और मुझे राह चलते अपने कर्ज वापस लेने की आदत नहीं है। दूसरी बात यह कि मुश्किल वक्त में आपकी मदद की थी मैंने, तो इस लिहाज से आपको कुछ लिहाज कर लेना चाहिए था। कर्ज जैसे एहसान यूं नहीं उतारे जाते। वज़ादारी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन आपको क्या मालूम कि वो क्या होती है। ठंडा लहजा, सख्त अल्फाज और संजीदा निगाहों से मरियम ने इसे लताड़ा था। वो इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर आगे बढ़ गई। मीर हाशिर ने कुछ कहने को मुंह खोला था, लेकिन फिर खामोशी से इसे जाता देखता रहा। इसकी बातों ने इसे चौंका दिया था और इसकी उठी गर्दन और इसके लहजे को याद करके इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई। वो दूसरी जानब से एक और शर्ट उठाकर अब रिसेप्शन पर खड़ी थी। वो बिल अदा करती वहां से जा चुकी थी। मीर हाशिर फिर अपनी शॉपिंग करता रहा, लेकिन फिर वो इसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। फिर वो एक जनाना रेस्ट वॉच लिए वहां से निकलता बाहर चला गया। शुक्रिया के तौर पर इजाफी पैसे नहीं, कोई तोहफा ही अच्छा लगता है मीर हाशिर। वो इसकी वज़ादारी की बात को याद करके फिर से मुस्कुराया था। पहली मुलाकात में जितनी जहर लगी थी, पता नहीं अब क्यों नहीं लगी थी। पिछली बार ऐसी बातों ने इसे गुस्सा दिला दिया था और अब नैना और नाज कल शाम को हॉस्टल आने वाली थीं। पहले इसने सोचा कि नैना के साथ इसका शुक्रिया अदा करे। फिर नैना के सवालों का सोचकर इसने आज ही जाने का कसद किया। सूरज ढलने से पहले वो इसके हॉस्टल पहुंचा। वहां पहुंचकर इसने मरियम आलम से मिलने का कहा। हॉस्टल वार्डन इसे जानती थी, लेकिन मरियम से क्यों मिलना चाहता था वो हैरान तो हुई, लेकिन पूछा नहीं। शायद इसके ओहदे का लिहाज था। इसे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया था। 5 मिनट बाद मरियम भी आ गई थी। वो इसे वहां देखकर हैरान हुई थी। आज ही तो इसे इतना सुनाकर आई थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वो इसे देखता उठ खड़ा हुआ और संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम सलाम। जी। मरियम ने सलाम का जवाब देकर फिर अपनी बात दोहराई थी। हाशिर की संजीदगी लम्हों में गुम हो गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। बहुत तीखी थी वो। फिर फौरन ही खुद पर काबू पाकर इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने इस दिन बेशक बिना कहे लेकिन हमारी मदद करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये आपकी रकम जो आपने हम पर खर्च की थी, और ये शुक्रिया के इजहार पर तोहफा। इसने घड़ी और रकम का लिफाफा हाथ में पकड़ा। एक छोटा सा शॉपिंग बैग एक ही हाथ में मुंतकिल करके मरियम की जानिब हाथ बढ़ाया। वज़ादारी का ताना तो खूब ही दिल पर जा लगा था शायद। मरियम ने इसके हाथ से रकम का लिफाफा थाम लिया। ये मैं आपके लिए लाया था। हाशिर ने शॉपिंग बैग न लेने पर बात दोहराई। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे हर किसी से तोहफे लेने की आदत नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी और मकसद के लिए नहीं, बस आपके एहसान के बदले दे रहा था। दोनों ही बला की संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने आपके बिना कहे आपकी मदद की थी, यानी आपके कहने पर नहीं। सो मेरी मदद कोई एहसान नहीं थी जिसका मैं बदला लूं। वो रकम के लिफाफे को हाथ में थामे मुड़ गई। मीर हाशिर का तोहफे वाला हाथ वैसे ही रहा। हाशिर ने शहादत की उंगली से मूंछ को छुआ। वो बहुत नखरे वाली थी और वो इसे नडर और दलेर लगी थी, और वो शायद पहला शख्स था जिसे वो नडर और दलेर लगी थी, वरना तो कॉलेज यूनी में वो नर्म दिल और घर में डरपोक मशहूर थी। वो इसे नज़रों में रखते वेटिंग रूम से बाहर आ गया था, जो वहां से गुजरती एक मुलाजमा टाइप की खातून को रोके हुए थी। बोलते हुए लिफाफे से कुछ नोट निकाल कर इसके हवाले किए
फिर वहाँ से निकलते बाहर लॉन में आ गई थी और एक माली को बुलाकर वो लिफाफा इसके हाथ में दे दिया था। हाशिर को समझ आ गई थी कि वो इसे क्या जता रही थी। माली खुशी में अब इसे दुआएं दे रहा था। हाशिर ने हल्के से सर को नफ़ी में हिलाया। इसके सामने बिना लिफाफे में मौजूद रकम को गिने वो इसे किसी और को दे रही थी। वो इसे जो पैगाम देना चाहती थी वो इसे मिल चुका था। वो हॉस्टल के करीब जाकर एक बार फिर मुड़ा, जो अभी भी माली से बातें किए जा रही थी। हाशिर ने आंखों पर ग्लासेस लगाकर गौर से इसका जायजा लिया। बज़ाहिर आम सी थी वो, और दुपट्टा भी माथे तक लेती थी, यानी सर के बाल नजर नहीं आते थे और फिर गर्दन से जरा सा ढीला होता था। दुपट्टा फैला कर लेती थी किसी चादर की तरह, जिसमें वो अच्छी खासी छुप जाती थी। मजमूअन वो अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखने वाली लड़की थी और फिर बहुत आम सी लगती थी। मीर हाशिर ने इसे अब तक किसी हुलिये में देखा था और इस हुलिये में वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी सिवाय उसके। आज के दिन इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था और फिर इस फैसले को सोचते हुए वो मुड़ गया था। बाबा जान, लड़की पसंद कर ली है मैंने, इसी से शादी करनी है। इसने बाबा जान को कॉल करके मुख्तसर कहकर कॉल काट दी थी और अगले ही दिन बाबा जान और अम्मा दोनों ही इस्लामाबाद में थे। सुबह नाश्ते के वक्त वो पहुंचे थे। हाशिर इन्हें देखते हुए हंसता हुआ इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ। खुश आमदेद बाबा जान, अम्मा जान। बारी बारी दोनों से गले मिला। वो दोनों इससे मिलने के बाद अपनी अपनी कुर्सी घसीट कर बैठे थे। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत है बाबा जान? इसने इन्हें छेड़ा। रात ही को तो कहा था और सुबह वो यहाँ थे। मैंने सोचा कहीं सुबह होते ही मुकर न जाओ, इसलिए। वो दिल खोल कर हंसा। नहीं बाबा जान, अब ये मुमकिन नहीं है। अम्मा ने गहरी नज़रों से बेटे के चेहरे पर फैली खुशी को देखा। बस इनकी नंद की बेटी का ना कहे। कौन है वो? बाबा ने आज से पूछा, शायद इनकी भांजी का नाम ले ले। दिले नादान। मरियम आलम, नैना की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इससे सीनियर है। याहू! अम्मा के दिल ने नारा मारा। बाबा जान ने सर हिलाकर खुद को इस झटके से महफूज रखने की कोशिश की। कब से इसे जानते हो? कितना अरसा फिर रहा? हाशिर ने मुंह तक ले जाते जूस के गिलास को टेबल पर रखा। बाबा जान, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं रहा और इसे 15 दिन पहले से जानता हूँ। इसकी मुस्कुराहट सिमट चुकी थी। बाबा जान ने बेटे के मूड को देखा, जो फिर संजीदगी में जा चुका था। अम्मा ने बाप बेटे को देखकर होले से गला खंकारा। लड़की प्यारी है। वो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी छुप नहीं रही थी। प्यारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगती है। इसकी बात सुनकर बाबा जान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। जिंदगी में पहली बार इसके मुंह से किसी लड़की की तारीफ सुनी थी। तुम्हें प्यारी लगने वाली से भी तुम्हारी शादी करवाएंगे, लेकिन मेरी भांजी से भी करनी होगी, बाबा जान ने हतमी अंदाज में कहा। मैं सिर्फ एक शादी करूंगा, वो भी अपनी पसंद की लड़की से, और जो लड़की मुझे पसंद है उसने इत्तेफाक से वो आपकी भांजी नहीं है। वो अब सुकून से नाश्ता कर रहा था। बाबा जान ने गुस्से से इसे घूरा। जो औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी हो, अमूमन वही आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। मेरी भांजी से तुम्हें क्या मसला है? अच्छी लड़की है वो, मुझे इससे क्या मसला हो सकता है? बस बीवी के लिए अच्छी नहीं लगती। तुमसे लाख गुना अच्छी है वो जिद होकर जनाना अंदाज में इसे लताड़ने लगे। इसीलिए तो पसंद नहीं। मियाँ बीवी का लेवल बराबर होना चाहिए। वो ढीठ तरीन इंसान था। अम्मा मज़े से इन्हें सुनते हुए अब नाश्ते से इंसाफ कर रही थीं। इस दौरान एक आध मोहब्बत भरी निगाह बेटे पर भी डाल लेती। जानती थीं दुनिया पर रौब जमाने वाले मीर सिराज बेटे को हुक्म नहीं देते थे, ना कोई कसम देते, ना कुछ, बस बात मनवाने की कोशिश करते। और वो भी फरमानबरदार बेटा इस मामले पर आके अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाता। बाप कहता मैंने जो कहा वो मानो, और बेटा कहता जो मैंने कह दिया वो माने। इस सब का सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा था तो वो बस इन्हीं को था कि वो तनी गर्दन के साथ नंद के सामने बैठती थीं, और नंद सिर्फ बेटी की वजह से भाभी के गुरूर भरे अंदाज पर कुछ नहीं कहती थीं। आह जिंदगी, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे कि फुप्पो को बहुत अच्छी खातून थी, तो आप गलत हैं। हाजरा हाशिर की अम्मा की शादी के 4 माह बाद वो इनके लिए सौतन ले आई थी। ये बात इनके लिए धचका थी, क्योंकि इनके शोहर ने इन्हें पसंद करके इनसे शादी की थी। लेकिन शादी के बस 4 माह बाद ही शोहर की दूसरी शादी ने इन्हें बहुत बड़ा धचका दिया था, और वो ये बात कभी नहीं भूल सकती थी कि ये शादी इनकी नन ने बड़ी कोशिशों से अपनी खालाजाद से तय करवाई थी।
अगर पहली शादी को चंद साल गुजरने के बाद वो दूसरी शादी करते तो शायद इतना दुख ना होता। बस 4 माह और सनम बेवफा निकला था। फिर जब हाशिर पैदा हुआ तो 2 माह के फ़र्क से इसका सौतेला भाई भी पैदा हुआ था। हाजिरा को अगर कोई बात अपनी खुशबख्ती लगती थी तो बस यही कि इनके बेटे से मीर सिराज टूट कर मोहब्बत करते थे। वो खुद को खुशनसीब समझती थीं कि इनका बेटा सौतन के बेटे से पहले पैदा हुआ था। वो पहला बेटा था और वारिस था। अब पूरी दुनिया भी सर पटक लेती, वो मुस्तकबिल के सरदार की माँ बन चुकी थीं। इनको और इनकी सौतन की शादी को 2 साल बाद जाके माँ बनने की खुशखबरी मिली थी। खुशखबरी चंद दिन के फ़र्क से मिली थी, लेकिन कुछ मसलों की वजह से इनके यहाँ बेटे की पैदाइश पहले हो गई थी। बस इस दिन से वो जान गई थीं, दुख जितने भी हों इनका सवेरा है। और असली ठंड तो तब पड़ी कलेजे में जब इनके शोहर ने तीसरी शादी की थी। इस दिन उन्होंने जश्न मनाया था। नाज की माँ सदमे में थी कि इन पर तो अब सौतन आई थी। इस वक्त भी अम्मा मज़े से बाप बेटे को सुन रही थीं। इनका बेटा मीर सराज की कमज़ोरी था। वो तो चाहकर भी हाशिर पर गुस्सा बरकरार नहीं रख सकते थे। वो इस दुनिया का वाहिद इंसान था जो इन्हें अपनी जान से बढ़कर था, और ये बात मीर हाशिर को मालूम थी। सो वो बाप बेटा हमेशा की तरह दलाइल से एक दूसरे को कायल करने की कोशिश कर रहे थे। बाबा जान मोहब्बत से और बेबसी से, हाशिर नरमी से और बेनियाजी से। वो इसे गुस्सा दिलाकर इस बात को इसकी ज़िद नहीं बनाना चाहते थे, और वो इन्हें गुस्सा दिलाकर इनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो अपनी अपनी तर्ज पर इस बाजी को खेल रहे थे, जिसमें ज़्यादा जीत के इम्कान मीर हाशिर के थे। ठीक है, तुम्हारी पसंद आएगी तो फिर मेरी पसंद भी आएगी, बाबा जान ने आखिरी फैसला सुनाया। नहीं, सिर्फ मेरी पसंद ही आएगी, क्योंकि मुझे एक ही शादी करनी है। अगर मेरी पसंद नहीं तो तुम्हारी भी नहीं। कोई मसला नहीं, मैं तो वैसे भी शादी को ज़्यादा पसंद नहीं करता। ढीठ इब्ने ऑल ढीठ। कुछ लो और दो का असूल चलता है दुनिया में। मेरी मानो, मैं भी तुम्हारी मानूंगा। बिल्कुल चलता है, लेकिन क्योंकि आप मेरे वालिद मोहतरम हैं और वालिदैन औलाद के लिए बेगर्ज होते हैं, सो आप मेरी मानेंगे और दुनियावी असूलों को भूल जाएंगे। एम आई राइट? अम्मा ने तो बाकायदा झूम कर सर को घुमाया। शाबाश मेरे शेर। बाबा जान ने इन्हें घूर कर देखा। बहुत आला किस्म का पराठा बना है, स्वाद आ गया। उन्होंने फिर मस्ती में सर को दाएं बाएं घुमाया। हाशिर ने मुस्कुराहट को जब्त करने को दोनों होंठों को दांतों के बीच दबाया। अम्मा तो बस हद ही करती हैं। बाबा जान ने सर को झटक कर अम्मा से रुख फेरा। पता नहीं कब इस औरत का दूसरी शादी वाला गुस्सा उतरेगा। हाशिर को घूरा। काश के इस पर गुस्सा कर सकते, बल्कि गुस्से में हुक्म दे देते, फिर चाहे सर पटकता रहे। लेकिन वो भी तो इनकी जिद के बाद अपनी जिद बता चुका था। बिगड़ी हुई लाडली औलाद। वो बेबसी से बेटे को देख रहे थे। इनके जैसा जिद्दी और अड़ियल था। पता नहीं वो किस पर आके नर्म हुआ था। अभी तक तो इसे झुकाने वाला कोई नहीं था। जब तुम्हारा बेटा आएगा तो एहसास होगा कि जिद्दी औलाद पर कैसा गुस्सा आता है। मैं भी इसके आने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि इसे आने ही नहीं दे रहे। वो मज़े से बोला। बाबा जान को बैक वक्त गुस्सा और हंसी आई थी। कैसा जिद्दी बेटा पैदा कर लिया था। अम्मा की खुशी का आलम तो बयान से बाहर था। जब हाशिर ने कह दिया था इनकी नन की बेटी बहू नहीं बनेगी, तो मतलब नहीं बनेगी। मुझे ऐसी किसी औरत से शादी नहीं करनी जिससे शादी के बाद मुझे फिर दूसरी शादी करनी पड़े। यानी कि मैं एक ही बार शादी करूंगा और अपनी पसंद से करूंगा, ताकि बार बार ये झंझट ना पालना पड़े। बाबा जान के बाद अब जाजिब था। जाजिब इसके कमरे में बैठा था। वो भी बाबा की तरह यही कह रहा था। कोई मसला नहीं, अपनी पसंद की भी कर ले और बाबा की भी मान ले। यार अदा, आपको दूसरी शादी में क्या एलर्जी है? बाबा जान मुझे कहें तो मैं 100 जान से पूरी 4 शादियां करने को भी तैयार हूं। इसलिए तो वो नहीं कहते। मजाक एक तरफ अदा, बताएं ना, आपको दूसरी शादी से क्या मसला है? बाबा जान की दूसरी शादी की वजह से अम्मा को हमेशा रोते देखा है। इनके दिल से ये दुख कभी नहीं गया। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ दूं। बस एक ही बार अच्छी लड़की ले आऊंगा। हाशिर ने पहली बार इस बात की वजह बताई थी। तो पलवशा से कर लें, अच्छी तो है। जाजिब ने बाबा जान की बात दोहराई। मैंने कब इनकार किया कि अच्छी नहीं है? वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दुनिया की हर अच्छी शय सबको अच्छी लगे। वो मुझे नहीं पसंद, बात ख़त्म। वैसे अदा, ये बात तो चले समझ आ गई, लेकिन आपने कोई गर्लफ्रेंड कभी क्यों नहीं बनाई? ये समझ नहीं आई। जाजिब ने थूक निकलते हुए पूछा। अगर जो बड़े भाई वाला मूड ऑन हो जाता तो खैर नहीं थी।
इंसान हूँ, जानवर तो नहीं हूँ कि हर जगह मुंह मारूं। जाजिब को लगा खुसूसन इसको सुनाया था अद्दा ने। जानवर वाली क्या बात, बंदा मिलता है, देखता है, बात करता है तो समझ लगती है कि कौन लाइफ पार्टनर बनाने के काबिल है। जाजिब ने जल्दी से इसे समझाने की कोशिश की। सीरियसली? हाशिर ने इसे देखकर अब्रू छुपाया। तुम भी जानते हो मर्द की निगाह क्या चीज़ है, जो उड़ती चिड़िया के पर गिनने का दावा रखते हो। इन्हें औरत को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि कितने पानी में है वो। इसकी पहली निगाह में फैसला हो जाता है औरत घर लाने के काबिल है कि नहीं। लेकिन जो औरत घर लाने के काबिल नहीं लगती, मर्द इसको भी रिझाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मुंह मारने वाली आदत से मजबूर होता है। वो गुरूर में ये कहता है ऐसी औरतें शादी के काबिल नहीं होती, ये बस टाइम पास है। तो दर हकीकत वो अपनी बेइज्जती कर रहा होता है कि देखो, जो मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतरता, मैं तो इसे भी नहीं छोड़ता। ऐसे मर्दों की मिसाल कुत्तों जैसी होती है, जो हर जगह मुंह मारता है। इसे कुछ भी मिल जाए, इसकी कोई चॉइस नहीं। मर्द में और कुछ हो ना हो, गैरत जरूर होनी चाहिए कि वो इंसान और जानवर के फर्क को जानता हो। मर्द को जेब नहीं देता कि वो हर जगह मुंह मारे, सिर्फ औरत की क्वालिटी चेक करने के लिए। और वो तब जब वो ये दावे करता हो कि औरत की चाल से इसका किरदार मालूम हो जाता है। जब आपको मालूम है कि वो आपके म्यार की नहीं, तो आप अपनी इज्जत को बुलंद रखते इसे मुड़ कर भी नहीं देखें। मगर नहीं, गैरतमंदों को तो ये बेइज्जती नहीं लगती कि वो इंसान हो के जानवर जैसे हैं। हाँ, मगर ये ज़रूर बेइज्जती लगती है कि मालूम भी हो कि औरत आपके म्यार की नहीं और छोड़ दी। अरे क्यों? क्यों जाने दिया हाथ से? ठीक है, शादी मटेरियल नहीं, चलो टाइम पास ही कर लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि जानवरों की भी कोई चॉइस नहीं होती। जानवरों को चाहिए कि तौर तरीके बदलें, गैरतमंद कभी अपना रास्ता ना बदलेंगे। जाजिब की नाक उतरकर दूर जा पड़ी थी। वाह अदा, खूब बेइज्जती की थी। जाजिब ये सवाल पूछकर पछता रहा था। नहीं थी कोई गर्लफ्रेंड तो ना होती, इसे क्या पड़ी थी कि भाई के ख्यालात सुनता। ख्यालात नहीं, बल्कि अपनी बेइज्जती करवाता। माफ़ कर दे अदा, फिर से नहीं पूछूंगा। हाँ, फिर ना पूछना, ताकि सुनना पड़े। लेकिन जो काम करते शर्म नहीं आती, वो सुनते क्यों आती है। जाजिब को अंदाज़ा हो चुका था अब नाक बस ऑपरेशन के जरिए ही लग सकती थी। मीर हाशिर ने इसके लगने की कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अदा, मैं आता हूँ ज़रा, काम है थोड़ा। वो होले से बोलता उठ खड़ा हुआ। हाशिर ने अफसोस से भाई को देखा। पता था वो अपनी आदत नहीं बदल सकता था। हर आए दिन नई लड़की कि लड़कियां खुद आके फंसती थीं, तो वो इनकार करके बेगैरत क्यों बनता। इतने दिन इसके साथ मगजमारी के बाद बाबा जान को मालूम हो चुका था कि इसने बात नहीं माननी थी। फिर फैसला करके अदी ज़हरा को इस्लामाबाद आने के लिए बुलावा भेज दिया था। उधर मरियम अपना रिसर्च का काम ख़त्म करके घर जाने की तैयारियों में थी। बाबा जान और अम्मा ने काफ़ी दिनों से यहाँ डेरा डाला हुआ था। नाज तो अब्बाई घर चली गई थी। नैना को अम्मा के साथ वापस जाना था, सो इस्लामाबाद वाले घर में फ़िलहाल खूब रौनकें थीं। वो सब बहन भाई बहुत खुश थे कि अद्दा शादी के लिए मान गए थे। एक बाबा जान ही परेशान से फिरते थे और इनका बेटा ज़रा भी तरस न खाता कि बाबा जान से ये हमदर्दी पलवशा को सारी उम्र के लिए इसके सर बांध सकती थी। और हाशिर के ख्याल से बाबा जान के लिए सारी ज़िंदगी बेटे को खुश देखने के लिए ज़रूरी था कि ये चंद दिन परेशानी में गुजार लेते। खैर थी। फुप्पो ज़हरा अगले ही दिन आन पहुंची थी। पहले तो बाबा जान ने अकेले इनसे कमरे में मीटिंग की थी और वो ये सुनते ही हत्थे से उकड़ गई थी कि हाशिर ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया है। तुमने मुझे ज़बान दी थी कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू बनेगी, तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ। मेरी बहू बनेगी, लेकिन रुकैया इसकी सास होगी। क्यों? तुमने सरदारी रुकैया के बेटे को दी है? वो भड़क कर बोली। अदी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, जो कहना था कह दिया। तुम्हें ज़रा भी अपनी ज़ुबान का पास है? तुमने कहा था सरदार बेटे से मेरी बेटी ब्याहोगे। हाँ कहा था, मगर नसीब की बात कि पूरा नहीं हो सकता। वो अफसोस से बोले। कैसे बलोच हो, जिसे अपनी ज़ुबान का पास नहीं। लोग तो ज़ुबान का पास रखने को जान तक दे देते हैं। वो चीख उठी थी। इसी वक्त कमरे में हाजरा दाखिल हुई। वो इत्मीनान से चलते नन के बिल्कुल सामने सोफे पर जा बैठी। तो अदी ज़हरा, आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी के लिए मेरे शोहर या बेटे में से किसी को मरना ही क्यों ना पड़े, मर जाए, मगर आपकी शहजादी लाजमी मेरे बेटे से ब्याही जाए। खैर है, आप अपना एहतजाज कर रही हैं, कहीं आपकी बेटी ने मेरे बेटे से दिल तो नहीं लगा लिया। मुंह लोच लूंगी तुम्हारा मैं। वो गुस्से में उठकर हाजरा की तरफ आने लगी, लेकिन मीर सिराज ने उठकर बहन के बाजू से पकड़कर दोबारा बैठाया। कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है।
बीवी को समझाओ ये बात। वो तनफ्फुर से रुख फेर कर बोली। क्या समझाएंगे? कुछ गलत तो नहीं कहा? हाजरा बीबी को तो जिंदगी अब सही मानों में मौका दे रही थी। हाजरा तुम जाओ। मीर सिराज ने बीबी को घूरा। वो फातिहाना निगाहों से नंद को देखती बाहर चली गई थीं। वो गहरी सांस लेते बहन की तरफ मुतवज्जे हुए जो अभी तक रुख फेरे बैठी थीं। अदी ज़हरा अब बताएं, मेरे किस बेटे से आप अलवशा की शादी करना चाहती हैं? अदी ज़हरा ने भाई को देखा तो आंखें नम थीं। मैं मजबूर हूं अदी। हाशिर मान जाता तो मुझे अपनी भांजी से बढ़कर कौन थी? तुम हाशिर को मनाते तो मान जाता, हुक्म देते, कोई कसम देते। ऐसे मजबूरी ज़ाहिर कर रहे हो जैसे बड़े कोई नरम दिल और दूसरों की मानने वाले रहे हो। वो रूठे लहजे में बोली। आप भी जानती हैं हाशिर मिजाज में मुझसे बढ़कर है। वो सरदार है, मैं नहीं। अब इसकी कही बात हर पे आखिर है। अदी ज़हरा तो तलमिला उठी थी। इसलिए तुमने वक्त से पहले इसके सर पर पग रखी थी?